गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बेटा ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे बेटा। और पिछली क्लास में भी हम लोगों ने बेटा क्वेश्चंस करे थे ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड। आज भी हम क्वेश्चंस ही करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम आज भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और प्लस नेक्स्ट क्लास में हम बेटा एनटीएससी में आए हुए क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। तो आप क्वेश्चंस के साथ ज़रूर प्रैक्टिस करिए बेटा, मेरे साथ ही प्रैक्टिस करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूँ ना आपके साथ। आप लोग बिल्कुल करते चलोगे, बहुत आराम से, बहुत अच्छे हो आप लोग और बड़े आराम से कर लोगे। चलो इसको करते हैं, समझते हैं बेटा। पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? A body of mass 1 kg is placed at a distance of 2 meter. ठीक है। फ्रॉम अनदर बॉडी ऑफ मास 10 kg। बेटा देखो दो बॉडीज हैं, है ना। यहाँ पे हम डायग्राम बना लेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये तो हमारे पास एक बॉडी हो गई और ये हमारे पास दूसरी बॉडी हो गई, और दोनों बॉडीज के बीच में लेटस से ये डिस्टेंस हो गई, है ना। और ये डिस्टेंस गिवन है कितनी, 2 मीटर गिवन है। तो बेटा हर एक चीज़ को मार्क कर लेंगे। ये बॉडी हो गई मास 1 kg की, तो यहाँ लिख दिया 1 kg मास, ठीक। और दूसरी बॉडी हो गई मास 10 kg की, तो बेटा यहाँ पे 10 kg मास लिख दिया, ठीक। और इनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर हो गई, यानी कि ये डिस्टेंस हो गया 2 मीटर, जो कि इसके सेंटर से और इसके सेंटर से इनके बीच की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। नाम भी दे दो, कोई बात नहीं, ऐसा भी करते हैं कि इसको नाम दे देते हैं, ए और बी नाम दे देते हैं। आगे पढ़ते हैं बेटा, यहां तक तो समझ में आ गया है ना। अब क्या कहता है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी ऑफ 1 kg, यानी कि 1 kg बॉडी से कितनी डिस्टेंस पे अनदर बॉडी ऑफ 5 kg बी प्लेस सो दैट द नेट फोर्स ऑन 1 kg इज 0। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को समझते हैं। हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए ऐसा करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। अब आप देखो बेटा, बी और ए दो बॉडीज हो गई, है ना, और दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगी। तो बेटा हमने आपको बताया था ना कि ये इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी और इसको कहेंगे फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, बेटा इस साइड पे होगी। और इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी, इसको कहेंगे फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए। अब देखो हमको सिर्फ 1 kg बॉडी की बात करनी, क्योंकि क्वेश्चन 1 kg के बारे में ही बात कर रहा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी ऑफ 1 kg, है ना। 1 kg से डिस्टेंस निकालना है ताकि नेट फोर्स ऑन 1 kg 0 हो जाए, ठीक। अब देखो इसके ऊपर फोर्स तो ये दे रहा है, तो नेट फोर्स 0 कब होगी, जब इक्वल अमाउंट की फोर्स बेटा इधर लगे, है ना, तभी तो 0 होगा। कंसेप्ट तो यही होता है कि अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है इधर, तो कोई बॉडी इधर हो जो इसको इधर अट्रैक्ट करे। तो लेटस से एक थर्ड बॉडी मान लेते हैं जिसको हम सी कहते हैं, और ये हमने थर्ड बॉडी मान ली सी, ठीक। और सी जैसा कि आप जानते हैं जिसका मास गिवन है कितना बेटा, 5 kg गिवन है, और सी इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो फोर्स हो गई बेटा, वो कौन सी फोर्स हो जाएगी बेटा, इसको हम कहेंगे ना एफ ऑन ए बिकॉज ऑफ सी, ठीक। तो अगर ये नेट फोर्स 0 होनी है तो ए बी की वजह से जो फोर्स है और AC की वजह से जो फोर्स है दोनों बराबर होनी चाहिए। तो हम यही बात हम पहले लिख लेंगे कि इफ नेट फोर्स ऑन 1 kg, यानी कि बॉडी A हो गया, है ना, शुड बी 0, यानी कि अगर ये 0 हमें चाहिए, देन क्या होना चाहिए, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ सी बराबर होनी चाहिए फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी। बोलो बेटा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, और अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो दोनों कंडीशन में, उस कंडीशन में नेट फोर्स 0 हो जाएगी। सिंपल। अब हमको ये डिस्टेंस पता नहीं है, तो बेटा जो डिस्टेंस पता नहीं है उसको हम x मान लें, और ये डिस्टेंस देखिए ए और सी का डिस्टेंस x मान लेते हैं,
और यही x हमको निकालना है। कह रहा है ना व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी ऑफ 1 kg, ये डिस्टेंस x निकालना है। क्लियर बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। बस थोड़ा सा डायग्राम से चीजों को एक बार क्लैरिटी मिल जाए, प्रैक्टिस हो जाए, बस। और क्या है, बाकी सब तो चीजें बेटा फॉर्मूला जो सिखाया वही तो होगा, कोई नई चीज थोड़ी ना होगी। जो मैंने आपको सिखाया बेटा वही चीजें होंगी। आइए FAC, अब देखो बेटा G है ना, मास ऑफ A मास ऑफ C, यही होगा ना A और C, तो मास ऑफ A मास ऑफ C, और AC की बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा x, तो ये हो गया x स्क्वायर। कोई दिक्कत? बस अब ये बराबर हो जाएगा G। अब देखो AB के बीच की हमारे पास फोर्स हो गई, तो मास ऑफ A मास ऑफ B अपॉन AB के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो बेटा G और G दोनों साइड पे कॉमन हो गए, कट्टम कुट्टा हो गया। MA और MA भी कॉमन हो गए, कट्टम कुट्टा हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास MC अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर MB अपॉन 2 का स्क्वायर। बस अब MC कितना है 5, MB कितना है 10, तो बेटा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 10 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? तो ये आ जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर, अरे थोड़ा सा दूर लिखो, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो है ना। ये एक्स स्क्वायर 5 इंटू 4 ऊपर हो गया ना बेटा अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 10। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर 2 आ गया। हाँ ठीक, एक्स स्क्वायर 2 आ गया। ठीक है, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आई √2 आई, और ये आंसर आ गया, लाल डब्बे में डाल दिया, मजा आ गया। आय हाय हाय हाय, और यही आंसर निकालना था है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि √2 आंसर है, वही आंसर हमने निकाल लिया। अब मीटर में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 मीटर और मीटर में बात हो रही है तो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर डाल दिया। चलिए, अब मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आप लोगों ने बड़े अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एज ऑफ द रूफ, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉल 4.9 मीटर, हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ द फॉल। 4.9 मीटर की बात हो रही बेटा है ना, 4.9 मीटर के एंड पे कितनी उसकी स्पीड थी। हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ 7.9 मीटर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। ये 4 चीजें बेटा करनी है ना। तो कई बार ऑब्जेक्टिव के अंदर होता क्या है कि इसका एक ही पार्ट पूछ लेगा और उसके 4 ऑप्शंस दे देगा। तो हम जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमने बेटा एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट कर लिए, ताकि हर एक तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। और ये देखिए बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी का केस हो गया। चलिए एक बार हम रिवीजन भी कर लेंगे साथ साथ कि मोशन अंडर ग्रेविटी अब ड्रॉप्ड है, तो बेटा डाउनवर्ड मोशन हो गया ना, तो सीधे मोशन अंडर ग्रेविटी का डाउनवर्ड मोशन हो गया। तो हम ये लिख देंगे, डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉडी अंडर क्या ग्रेविटी, है ना बेटा। ये वाला हम केस इस बार देखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे और इस डायग्राम के हिसाब से बेटा देखो, हम इधर की तरफ ही बना लेते हैं, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या होगी, 0 होगी जब वो फ्री फॉल करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं डाउनवर्ड मोशन में बेटा डिस्प्लेसमेंट -h होगा, और किसी भी पॉइंट पे अगर हम फाइनल वेलोसिटी v लेंगे तो वो भी नेगेटिव हो गई, और g की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, है ना बेटा। थ्योरी में मैंने ऑलरेडी ये सारी बातें डिस्कस कर दी थी, और मैंने आपको बताया था कि जब हम इन चीज़ों को पुट करेंगे तो बेटा प्रॉपर साइन के साथ पुट करेंगे। ठीक है, चलो अब हम इसी का ए पार्ट देख लेते हैं। तो ए पार्ट क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉल 4.9 मीटर।
तो बेटा पहली इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। s की जगह माइनस h हो गया जो कि 4.9 गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो बेटा 0 इंटू टी तो 0 ही लिख दिया, इसलिए हमने सिर्फ 0 लिख दिया। हाफ, अब एक्सलरेशन लगेगा जो कि g के बराबर लगेगा, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस और माइनस कैंसिल होके h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, जिससे t की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2h अपॉन जी का अंडर रूट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक। तो t की वैल्यू बेटा किसके बराबर हो गई, अब आप देखिए h हो गया 4.9, g की वैल्यू 9.8, तो 2 इंटू 4.9 9.8 ही होगा, जिससे t की वैल्यू 1 सेकेंड आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर पहले पार्ट का आ गया। ठीक है बेटा, बहुत मुश्किल नहीं है ना, बस साइन का ध्यान रखिए। हम हमेशा यही बात कहते हैं बेटा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में बेटा डाउनवर्ड मोशन में साइन का ध्यान रखिए। सारी चीजें नेगेटिव होंगी एक्सेप्ट टाइम, है ना। मैंने आपको बताया था कि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो तो नेगेटिव नहीं होगा, बाकी सारी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वो 0 ही रहेगा, लेकिन उसका उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन तो नीचे ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट का देखेंगे वो बी पार्ट देखेंगे। हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ द फॉल 4.9 मीटर। तो इसका सीधे सीधे अब हम ये निकाल लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर लेंगे, है ना बेटा। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और जो निकालना है उसको साइन के साथ नहीं रखेंगे, वो अपने आप अपने साइन के साथ आएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी हो गया, और टाइम जैसा कि अभी हमने ऊपर निकाला 1 सेकेंड हो गया। तो बेटा v की वैल्यू ये देखो माइनस जी हो गया 9.8, टाइम हो गया 1 सेकेंड, तो ये आ जाएगा माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या बता रहा है बेटा, इसका डायरेक्शन बता रहा है ना। तो माइनस साइन से घबराइए मत। मैंने हमेशा एक चीज़ को देखा है कि आप लोग जहाँ नेगेटिव साइन लेते हैं थोड़ा डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, तो ऐसा घबराहट मत दिखाइएगा। और माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि बेटा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नीचे है, डाउनवर्ड है। सी पार्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, और नेक्स्ट पेज पे तो पहले एक लाइन खींच लेते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे क्या है। सी पार्ट क्या कह रहा है बेटा, हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ 7.9 मीटर। अब वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7.9 मीटर निकालना है, तो अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल बेटा 0 है, a की जगह माइनस जी हो गया, s की जगह माइनस h हो गया, है ना बेटा। तो v स्क्वायर बराबर 2gh होगा, तो v स्क्वायर बराबर v बराबर किसके हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा इसी का अंडर रूट, तो 2 इंटू जी इंटू एच। अब ये हम वैल्यू को पुट कर देंगे, 2 और g की वैल्यू 9.8 हो गई, और h कितना गिवन है, h गिवन है 7.9 मीटर, 7.9 मीटर। तो ये हमने पुट कर दिया। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगी 12.4 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ जाएगी। ठीक, क्लियर हो गई बात, है ना। और यहां पे अरे क्या बात है भाई, ये है लाल डब्बे वाला, आय हाय हाय हाय। तो ये वेलोसिटी फाइनल आ गई बेटा एट डिस्टेंस कितना, 7.9 मीटर की हाइट पे आ गई। बट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है बेटा, बहुत इजी चीज़ें हैं, और बस एक बार प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। बेटा तो एक्सेलरेशन तो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, वो तो यूनिफॉर्म रहेगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज
ड्यू टू ग्रेविटी and its value is constant and does not depend on time। बेटा जी की वैल्यू स्मॉल जी, इसकी वैल्यू चेंज तब करेगी जब हम कोई डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में करेंगे। छोटी हाइट के लिए तो कोई वैल्यू नहीं चेंज होगी ना, वो तो सेम ही रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर है इसका, अब वो देखिए जी ही लिखा हुआ है, यानी कि एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड तो सेम ही रहेगा, स्मॉल जी के बराबर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है, विद स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ। यानी कि क्वेश्चन का जो पार्ट कह रहा है वो कुछ इस तरह से कह रहा है। ये तो नीचे हम सॉल्यूशन का पार्ट करेंगे ना बेटा, तो यहां सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट वीओ एस्केप वेलोसिटी का हाफ होगी। ठीक, अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव अर्थ, यानी कि स्मॉल h की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा गलती क्या करोगे आप, यहां पे गलती ये करोगे कि इसकी वैल्यू को √GRE ले लोगे ना बेटा, नहीं लोगे, ये चीज गलत है। ये देखिए हमने इसीलिए लाल कलर से निकाल दिया, ये चीज गलत है, ये नहीं लेंगे, इस कंडीशन में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब बेटा हमारे पास सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ होती है। लेकिन चूंकि यहां पे हमें सैटेलाइट की हाइट ही तो निकालनी है, तो वो फॉर्मूला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि क्लोज टू अर्थ है, वरना तो हाइट कैसे निकलेगी। क्लियर? तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला ना लगा के हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। और ये चीज का ध्यान रखिए, अरे क्या बात है भाई, है ना, वो क्या तरीका अपनाएंगे वो भी देख लेते हैं। चलिए अब हम उससे चलेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसा कि आप जानते हैं ऑर्बिटल मोशन ऑफ द सैटेलाइट के लिए बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो mv² अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट r+h। r तो बेटा रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया, और h यानी कि हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ हो गया। बेटा ये डेरिवेशन करी थी ना, याद है, ये बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स की हो गया, GMEM अपॉन क्या हो जाएगा, RE+H का होल स्क्वायर हो जाएगा। याद आ रहा है? अब याद हमने इसमें m से m कैंसिल कर दिया था, तो VO² बराबर हो गया था GME, है ना, और ये एक्चुअली में RE कर दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो GME अपॉन RE+H, अब ये कैंसिल हो गया स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा VO। क्लियर? अब इसी VO को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो VO कैन बी रिटन एज √GME, और नीचे हमने RE² को बाहर ले लिया, या हम RE को बाहर ले लें, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा RE+H कर दिया। ठीक है, बाद में हम कर लेंगे, ठीक है, ऐसे एज इट इज रहने दो, है ना। अब अगर सपोज कर लो कि हम स्मॉल g से रिप्लेस करें, है ना, तो क्या होगा बेटा, आपको पता है कि स्मॉल g बराबर GME अपॉन RE² होता है। तो GME की जगह स्मॉल g RE लिख सकते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी हो सकता है स्मॉल g RE² अपॉन RE+H, है ना बेटा। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये हमने सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि शुरुआती हमने डिराइव किया था बेटा, वहां से हम लेंगे। क्यों? क्योंकि h की वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल नहीं है, तो बेटा वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, √GRE वाला। ठीक, अब ये बराबर किसके हो गया, एस्केप वेलोसिटी का हाफ हो गया
और जैसा कि आप जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी ये तो फिक्स होती है, यानी कि √2GRE का हाफ हो गया, यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल क्लियर है। अब क्या दिक्कत है, बस सॉल्व करेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा GRE स्क्वायर और नीचे हो जाएगा RE प्लस H, और इधर भी स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा 2GRE, यानी कि अंडर रूट हट जाएगा ना बेटा दोनों साइड से, और ये देखिए 2 का स्क्वायर तो नीचे 4 हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली चीज है। अब क्या है भाई, अब कट्टम कुट्टा बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। आई को कट्टम कुट्टा आई को, और ये 2 और 4 कट्टम कुट्टा 1/2, और ये RE और स्क्वायर हटा दो तो ये देखो 2 और ये कट्टम कुट्टा हो गया, इको काट दो और यहाँ 2 लिख दो तो ये इधर चला गया, तो ये बचा बेटा 2RE, और बचा क्या, अरे ये बचा RE प्लस H बचा, बस। ओए होए होए होए, तो H बराबर RE के हो गया ना, ये इधर गया तो माइनस हो गया। अब यानी कि RE तो 6400 किलोमीटर आ गया। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया जो कि 6400 किलोमीटर है। तो बेटा इस सवाल में जो आप कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला चीज डाल देते हैं बिना सोचे समझे, वो सावधानी मैंने दिखाई है कि बेटा कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये जानना जरूरी है। और वही चीज तो सारी फिजिक्स में खेल है बेटा कि किस फॉर्मूले का क्या कंस्ट्रेंट है, किस फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है, यही तो सीखना है बेटा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, और ये चीज क्या होती थोड़ा सा प्रैक्टिस से आती है बेटा, है ना। तो जब तक आप कहते हैं ना गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, तो गलतियां करिए लेकिन बेटा एग्जामिनेशन में नहीं, उससे पहले करिए, सीखने के लिए करिए, पता चल जाएगा कि आपने गलती क्या करी और आपको उसका सही तरीका और सही आंसर पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा, और इसकी प्रैक्टिस करते हैं बेटा। क्या कहता है ये क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसको और समझते हैं बेटा इस क्वेश्चन को क्या कहता है। 2 सैटेलाइट S1 एंड S2 रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट इन द सेम सेंस। सेम सेंस मतलब सेम डायरेक्शन में, सेम तरह से ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, और डिफरेंट स्पीड हो सकती है वो बात अलग है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में वो चक्कर काट रहे हैं। The time period are given as 1 hour and 2 hour respectively. The radius of orbit of S1 is 10 की power of 4 किलोमीटर. What is the speed of S2 with respect to S1? बेटा relative speed निकालनी है। चलिए अब हम देखते हैं, इसको डिराइव करेंगे रिलेशनशिप को एक पार्ट से, है ना, एक एक करके चलते हैं बेटा। आपको पता है कि जब ऑर्बिटल मोशन होता है सैटेलाइट का, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हो गया, है ना, और ये बराबर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की Gm_me, और क्या है, प्लैनेट है तो कोई बात नहीं, कैपिटल M कर दो, अर्थ मत लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे अर्थ को स्पेसिफाई नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अपॉन r² हो गया। ठीक, ये तो हमारे पास पहली इक्वेशन हो गई जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को। ये मैंने थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बेटा, है ना। और दूसरी बात, टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिटल मोशन, ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिटल बराबर सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr अपॉन टाइम पीरियड t। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड और r की रिलेशनशिप को निकाल लेंगे। ठीक, फिर हम देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो चलिए यहाँ से v² है ना, तो बेटा हम यहाँ पे v की वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे, तो v² इसके हिसाब से 4π² r², है ना, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा t², यही हो जाएगा। v² की जगह ये हम लिख देंगे। ठीक, और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे छोटा m और छोटा m कैंसिल हो गया, और v² फ्रॉम 1, ये तो हमने कहाँ से निकाला बेटा, फ्रॉम 2 निकाला ना, फ्रॉम
इक्वेशन 2 है ना, ये वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से बेटा क्या मिलेगा, वी स्क्वायर बराबर जी कैपिटल एम मिलेगा, क्योंकि छोटा एम तो कैंसिल हो गया, और ये आर स्क्वायर से कैंसिल होके स्मॉल आर आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत है? तो ये हमने इक्वेशन 1 से वी स्क्वायर निकाला, ये इक्वेशन 2 से वी स्क्वायर निकाला, तो इक्वेटिंग वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, जी एम अपॉन आर, जो कि बराबर होगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, है ना बेटा। अब ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई, जिसको अब हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ये दिख रहा है बेटा, बहुत अच्छी रिलेशनशिप आ गई, अब मज़ा आ जाएगा। और यही रिलेशनशिप आगे चल के अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा, जब हम केपलर लॉ की बात करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, और इससे हमने क्या निकाला बेटा, टी स्क्वायर निकाला। तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, आर और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होके आर क्यूब हो गया, और नीचे हो जाएगा जी एम। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक। अब आप देखिए, 2 सैटेलाइट हैं और एक का टाइम पीरियड T1 है, उसका रेडियस मान लीजिए R1 है, दूसरे का टाइम पीरियड T2, उसका रेडियस R2 कर लिया। तो सीधी सीधी सी बात है, T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर R1 अपॉन R2 का होल क्यूब हो गया। बाकी सारी आइटम कैंसिल हो गए भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पे अगर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो गया, तो बेटा T1 अपॉन T2 का स्क्वायर बराबर R1 अपॉन R2 का क्यूब हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब हमको क्या क्या गिवन है, 2 सैटेलाइट S1 एंड S2 रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इन सेम सेंस, द टाइम पीरियड गिवन है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट S1 का गिवन है, और S2 का रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाल लेना है। उसके बाद हम स्पीड की बात कर लेंगे। तो T1 गिवन है बेटा 1, T2 गिवन है 8, बोलो बेटा। तो ये हो गया स्क्वायर, हमने आवर में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। R1 कितना गिवन है, अब देखिए S1 यानी कि 10 की पावर ऑफ 4 है, तो R1 10 की पावर ऑफ 4 हो गया, और इसका क्यूब हो गया, और नीचे आपका R2 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 1/8 का जो स्क्वायर होगा, अब ये तो देखिए क्यूब हो गया ना, तो R2 का क्यूब, ओए होए होए, ये हो जाएगा 10 की पावर ऑफ 4 का क्यूब। पक्का? बोलो बेटा, है ना। R2 का क्यूब बराबर इसका क्यूब, और 8 का स्क्वायर हो गया, और 1 तो छोड़ दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्यूब रूट कर देंगे, तो R2 का क्यूब रूट R2 हो जाएगा, R2 क्यूब का R2 हो गया, और ये तो सीधे सीधे 10 की पावर 4 आ गया। 8 का क्यूब रूट 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ओ हो, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर आ गया। ये R2 की वैल्यू आ गई। आई बात समझ में? तो बेटा ये सारा खेल जो था वो यहाँ के लिए था। ये फॉर्मूला हमने जो डिराइव किया वो इसलिए किया ताकि R2 की वैल्यू निकाली जा सके। तो सेकंड सैटेलाइट का जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बस अब v की वैल्यू निकालनी है, तो v1 और v2 निकालना है। दैट इज इक्वल टू 2 पाई R1 अपॉन T1, और ऐसे ही v2 निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 पाई R2 अपॉन T2, और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। यही दोनों का डिफरेंस जो होगा यही रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, है ना बेटा। तो v1 और v2 का जो डिफरेंस होगा इसी को हम रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे, है ना। और रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2 या 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, उसको रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। चलिए अब v1 बराबर किसके हो गया, ये निकाल लेते हैं।
2 पाई R1 कितना था बेटा 10 की पावर ऑफ 4 था, याद है मुझे, है ना। और T1 भी देख लेते हैं कितना था, R1 था 10 की पावर ऑफ 4, T1 था 1, बस ये हो गया, T1 था 1, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर होगा भैया, है ना, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर पे है और टाइम आवर में हो गया, तो किलोमीटर पर आवर में होगा ये वेलोसिटी। बहुत खूबसूरत यूनिट आ गई, किलोमीटर पर आवर। V2 निकाल लेंगे, 2 पाई, आगे R2 कितना निकाला था बेटा, R2 4 इंटू 10 की पावर ऑफ 4 किलोमीटर, 4 इंटू 10 की पावर ऑफ 4, और T2 8, याद आ रहा है, बोलो बोलो जी, 4 इंटू 2 8, 8 कट्टम कुट्टा, तो ये हो जाएगा पाई 10 की पावर ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो V1 और V2 आ गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों का डिफरेंस हो गया, तो 2 पाई माइनस पाई, बेटा इन दोनों में कॉमन तो ये हो गया ना 10 की पावर ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, तो 2 पाई माइनस पाई, ये वैल्यू आ गई जिसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आ गई, दोनों सैटेलाइट की रिलेटिव स्पीड आ गई, पाई 10 की पावर ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। अरे लाल डब्बा कहाँ गया मेरा, लाल डब्बा, लाल डब्बे में डालने का मजा ही कुछ और होता है, वाह वाह वाह। ठीक, तो इस तरह से करके ये देखिए रिलेटिव स्पीड आ गई ना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1, मतलब रिलेटिव स्पीड आ गई, है ना। ठीक, ये हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। तो बेटा आज के लिए ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत है, और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग करेंगे अब NTSC के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। वो करना भी बड़ा ज़रूरी है ना, क्योंकि अब तक जो थ्योरी सीखी है उसके बेसिस पे अब हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।